अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके घर वाले सभी खैरियत से होंगे और इसी के साथ साथ रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज की जो कहानियां हैं हमारे पास वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशली जो पहली कहानी है वो एक किसान से रिलेटेड है। एक किसान को दूर किसी गाँव में खेती बाड़ी का ठेका मिला था। अब ठेके का मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़मीन है, वहाँ पर एक फार्मर को अलॉट किया गया कि तुम यहाँ पर अपनी काश्तकारी करो, तो कुछ परसेंटेज जो है वो लैंड ओनर के पास जाती है और बाकी की परसेंटेज फार्मर के पास जाती है। तो ऐसे ही एक फार्मर किसान का किस्सा है। काफ़ी सुनसान इलाके में वो उसे खेती बाड़ी का ठेका मिला था और जो उसका घर था वो मिट्टी का कच्चा घर था जो कि खेत के बिल्कुल आखिर में जाकर उसका घर आता था। वो घर बेसिकली पूरा सरार था और जो किसान और उसकी फैमिली थी वो इस बात से बेखबर थे। मगर फिर उनके साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए जो वाकई नाकाबिले फरामोश थे। आइए सुनते। अरसा दराज पहले एक किसान को दूर किसी गांव में खेती बाड़ी का ठेका मिला था। खेत के शुरुआत में मिट्टी का कच्चा घर था जहां वो किसान अपनी बीवी और बच्चों के हमरा रहने गया। उस घर की पिछली जानिब एक कुआं था जहां से किसान अपने रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक पानी निकालता और इस्तेमाल करता। मगर किसान की बीवी के मुताबिक उस कुएं से एक अजीब सी वहशत महसूस होती थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं होती थी। इसीलिए किसान की बीवी उसको कभी इसके मुतालिक खुल के बयान नहीं कर पाई। शुरुआत की चंद रातें सुकून से गुजर गई, मगर जूं-जूं वक्त गुजरता गया उस घर और उसके आसपास पूरे इलाके की कैफियत सुनसान और खामोश हो जाती थी। और जो ही रात के 12 बजते थे अजीबोगरीब आवाज़ों का तसलसल शुरू हो जाता था। इस कैफियत से किसान बेहद परेशान था क्योंकि उसके बच्चे ठीक से सो नहीं सकते थे। कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आती जबकि उस रिहाइश के दूर नज़दीक तक किसी कुत्ते का नामो निशान नहीं था। कभी चूहों की आवाज़ें आती, कभी लोहे की चेन घसीटने की आवाज़ आती और अक्सर तो किसी औरत की सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देती थी जिसे सुनकर किसान और उसकी बीवी बेहद सहम जाते थे, क्योंकि वो जानते थे वहाँ उनके अलावा और कोई इंसान नहीं रहता और रात को इतनी देर के अंधेरे में कोई इंसान क्यों घने खेत की तरफ आएगा। फिर एक दिन किसान के यहाँ पटवारी की हाजिरी हुई। उसने पूछा कि कैसे हालात चल रहे हैं, तो किसान ने हालात व वाक़यात उसे बयान किए। उस पटवारी ने किसान को मुकम्मल बात तो नहीं बताई, मगर उसे मशवरा दिया कि फसल की कटाई होते ही यहाँ से निकल जाना और रुकने की गलती मत करना। ये सुनकर किसान और खौफज़दा हो गया। चुनाचे फसल की कटाई तक अजीबोगरीब वाक़यात का तसलसल किसान की रिहाइश में चलता रहा कि एक रात तमाम वाक़यात की हद पार हो चुकी थी और किसान के लिए वो रात ऐसी बन गई कि वह चाह कर भी उसे भुला नहीं सकता। खौफ की वजह से सब घर वाले खुले में सोने के बजाय कमरे में सोया करते थे। जिस रात का ये वाक़या है उस रात किसी पहर किसान की आंख खुल गई। किसान का बाजू उसके माथे पर था कि उसी हालत में उसने अपने सामने ऐसा मंजर देखा कि उसने सांस भी आहिस्ता से लेना शुरू कर दी, या बिल्कुल रुक रुक कर सांस लेने लगा कि उसकी सांसों की आवाज़ भी ना सुनाई दे। किसान देखता है कि सामने दीवार पर हवा में लहराते हुए बालों वाली औरत दीवार पर बैठे कमरे की तरफ देख रही है। किसान ने यह देखकर दुआएं पढ़ना शुरू की तो वो औरत दीवार से उतरकर हवा में लहराती हुई कुएं की जानिब चली गई। वो रात जैसे तैसे करके किसान ने गुजार ली और सुबह होते ही अपने बीवी बच्चों को वहाँ से ले भागा। मालूम हुआ कि वो मिट्टी का कच्चा घर पूरे सरार है क्योंकि उसमें मौजूद कुएं में एक औरत नुमा मखलूक रहती है जिसे चुड़ैल भी कहा जाता है। एक होता है हॉन्टेड हाउस कि जिसमें आप रह रहे हैं और दूसरा होता है हॉन्टेड हाउस जो कि आपके हमसायों का होता है।
तो जो ज़्यादा फियरफुल सिचुएशन होती है ना, वो होती है हॉन्टेड हाउस जो कि आपके पड़ोसियों का होता है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपके जहन में ये चल रहा होता है कि ना जाने उस घर में क्या हो रहा होगा, कौन सी बला वहाँ पे घूम रही होगी, स्पेशली जब वो घर खाली हो। ऐसे ही एक पड़ोसियों के घर से रिलेटेड एक किस्सा है, तो आइए सुनते हैं। हम गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे और वहाँ का माहौल बहुत मुख्तलिफ था। गांव के लोग तो मिलनसाज होते हैं, मगर यहाँ शहर में ऐसा बहुत कम दिखने को मिलता है। घर में सेटल होने के बाद सब बहन भाइयों के एडमिशन्स कॉलेजेस और स्कूल्स में कराए और ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजरने लगी। तकरीबन एक हफ्ता गुजरा होगा। मैं अपने कमरे में हैंड्स फ्री लगाकर गाने सुन रहा था कि मुझे हाजत के लिए बाथरूम जाना था। मैंने हैंड्स फ्री उतारा तो मुझे अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आवाज़ मध्यम थी मगर गौर करने पर सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ पर जब मैंने गौर व फिक्र की तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत रो रही हो। मेरे कमरे के पीछे पड़ोसियों का घर है, तो मुझे लगा कि शायद उनके घर में कोई रो रहा हो। मैं बाथरूम चला गया और वहाँ भी मुझे वो आवाज़ मुसलसल आ रही थी। जब बाथरूम से वापस आया तो आवाज़ लगातार आने लगी। अब मुझे खौफ महसूस होने लगा कि ये क्या माजरा है, कोई तकलीफ़ में है या कुछ और। जो भी है, ये शहरी बहुत अजीब होते हैं। खैर, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और हैंड्स फ्री लगाकर सो गया। अगले दिन उठा, अपनी वालिदा से रात के किस्से के मुतालिक बात की तो कहने लगी कि हो सकता है कोई परेशान हो तो मैं चक्कर लगाती हूँ, इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। खैर, अगली रात मैं जब सोने के लिए लेटा तो रोने की आवाज़ तो नहीं आई, मगर पिछले घर से गीले कपड़े झाड़ने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से देखा तो एक आंटी रात में गीले कपड़े रेलिंग पर डाल रही थी। मुझे बहुत ताजुब हुआ कि आखिर ये किस किस्म का माहौल है, या फिर ये लोग जहनी मरीज़ हैं। खैर, मैंने नज़रअंदाज की और सो गया। तकरीबन हफ्ते के बाद फिर से मुझे पिछले घर से मध्यम सी आवाज़ में रोने की आवाज़ आने लगी। मेरे जहन में आया कि सुबह अम्मी से पूछूंगा कि आप पिछले घर गई थी या नहीं। सुबह हुई, सब उठे, मगर फिर मुझे याद ना रहा और हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। उस हफ्ते में एक दो बार उन आंटी को रात में मैं देख चुका था कपड़े रेलिंग पर डालते हुए। एक और हफ्ता गुजर गया और मुझे दोबारा पिछले घर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने नोटिस किया कि ये आवाज़ हर जुमेरात को ही आती है। जब सुबह हुई और मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि आप पिछले घर गई थी, उनसे कुछ पूछा, तो मेरी वालिदा ने जो मुझसे कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। वालिदा का कहना था कि जब वो उस घर में गई थी तो वहाँ ताला लगा हुआ था और उनके साथ वाले घर से मालूम हुआ कि ये घर तो बहुत अरसे से बंद पड़ा है। अब मेरे जहन में वो आंटी भी आ गई जो मैंने देखी थी कि आखिर वो कौन है जबकि घर में तो ताला लगा हुआ है। खैर, मैं और मेरी वालिदा हम दोनों समझ गए कि मामला बहुत ही अजीब है, लिहाजा इस पर गौर व फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज भी मुझे रोने की आवाज़ सुनाई देती है, मगर जब से वालिदा से मालूम हुआ है उस घर के मुतालिक कि वो बंद रहता है, तब से कोई औरत नहीं दिखाई थी मुझे। आइए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक हॉस्टलाइट हैं और आप जानते हैं कि दूर नज़दीक तक किसी बच्चे का आपके कमरे से कोई लेना देना नहीं है। इवन आया जी का भी कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता। उस सूरत हाल में आपके कमरे में आपको छोटे बच्चों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। चलें, कुछ हद तक तो ये बात काबिल कबूल है कि कहीं ना कहीं से कोई बच्चा आके शरारत कर गया होगा, मगर सोने पे सुहागा कि बच्चे के पैरों के निशान सिर्फ फर्श पे ही ना मिले बल्कि दीवार पर भी मिले। तो उस सिचुएशन में आपकी क्या फीलिंग्स होंगी, आप क्या महसूस करेंगे? तो इसी से रिलेटेड एक वाकया एक हॉस्टलाइट का है हमारे पास, तो आइए सुनते हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के बाद मुझे रहने के लिए फ़्लैट ढूंढना था, क्योंकि हॉस्टल में मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। काफ़ी फ़्लैट्स देखे, मगर जिसका सबसे कम किराया था वहीं मैंने शिफ्ट कर लिया।
अपना सामान कमरे में रखा, कमरे को सेट किया और फिर खाना खाने के लिए बाहर चला गया। जब मैं वापस कमरे में आया तो मेरा कुछ सामान जैसे कि घड़ी दीवार से उतरकर टेबल पर पड़ी हुई थी, जबकि मुझे याद था कि मैंने उसे दीवार पर ही लगाया था। खैर, मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं लगाई होगी, तो मैंने दोबारा दीवार पर लगा दी और फिर लाइट्स ऑफ करके लेट गया। फजर की नमाज के लिए मेरी आंख खुली। मैंने नमाज अदा की तो मुझे मेरे कमरे में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मैंने नमाज ख़त्म की और दोबारा सो गया। अगले दिन उठकर यूनिवर्सिटी गया और वापस आया तो घड़ी दोबारा टेबल पर पड़ी हुई थी। ताज्जुब तो हुआ था मगर डर नहीं लगा था, लिहाजा मैंने अपनी तरफ से अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए घड़ी को दोबारा दीवार पर नहीं लगाया बल्कि टेबल पर ही सेट कर दिया। रात को जब मैं सो रहा था, मुझे कमरे में किसी बच्चे की ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आने लगी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठकर देखूं कि ये क्या माजरा है। हत्ता कि मुझे उसके बाद बाकायदा बच्चे के कमरे में खेलने कूदने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी और मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। ना जाने विर्द करते करते कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर मैंने बिस्तर से ही कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो कुछ भी ना था। जब दरवाजे की तरफ देखा तो वो भी ब्लॉक था, मगर जो ही मैं बेड से नीचे उतरने लगा तो मुझे फर्श पर बच्चे के पैरों के निशान नज़र आए और देखते ही देखते वो निशान मेरे बेड के पीछे वाली दीवार की तरफ भी लगे हुए थे। मैं कमरे से फ़ौरन बाहर निकला और साथ के फ्लैटमेट्स को बुलाया। वो लोग भी ये निशान देखकर बाकायदा खौफज़दा हो गए थे। खैर, मैंने फिर वो फ्लैट छोड़ दिया और इज़्ज़त के साथ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो गया, जहाँ दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। आप में से वो लोग जो मुझे पूछते रहे हैं कि क्या कभी मेरे साथ कोई वाक़या पेश आया है पैरानॉर्मल, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे साथ कोई वाक़या पेश नहीं आया, सिवाय एक बार के कि मैं सो रहा था और मुझे अपने कान में ना सरगोशी सी महसूस हुई कि किसी ने जैसे मेरा नाम पुकारा हो, सनावर। ठीक ऐसे ही मुझे मेरा नाम सुनाई दिया था। खैर, आयतुल कुर्सी पड़ी और दोबारा कभी इस तरह कोई वाक़या पेश नहीं आया। खैर, वाक़या तो नहीं, ये एक इंसिडेंट था। एनी हाउ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। 1992 में जर्मनी में सेटल्ड एक इंजीनियर हमज़ा जिनका नाम था और उनसे रिलेटेड ये कहानी है। हमज़ा जिन्नात में यकीन नहीं रखते थे, तो याद रखा जाए कि जिन्नात भी हमारे ईमान का एक हिस्सा है और स्पेशली पाड़े लोग जो कि लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, अगर उन पाड़े लोगों के लिए ये ख़ास कर किस्सा है। तो आइए सुनते हैं। ज़िंदगी में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं कि जो सिर्फ आंखों देखे पर यकीन रखते हैं, मगर अक्सर तो आंखों देखे को भी महज वहम करार देते हैं। पर कुछ वाक़यात ऐसे भी पेश आते हैं कि जो वहम को हकीकत में तब्दील कर देते हैं। जर्मनी में सेटल्ड एक हमज़ा नामी इंजीनियर जो जन्नात जैसी मखलूक पर यकीन नहीं रखता था, अपनी खुशहाल नौकरी और ज़िंदगी में मसरूफ़ उसे कभी ज़िंदगी के बाकी मामलात के बारे में गौर व फिक्र करने का मौका ही नहीं मिला था। मगर एक मर्तबा उसकी किस्मत में एक ऐसी जगह जाना लिखा था कि जो उसके वहमों को भी हकीकत में बदल दे। 1992 में हमज़ा की पोस्टिंग बेल्जियम से बर्लिन में हुई थी। बर्लिन में हमज़ा की कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़े ही फासले पर रिहाइश थी। जिस टाउन में वो रिहाइश पजीर था उसके मुतालिक मशहूर था कि यहाँ अक्सर किसी औरत को देखा जाता है, मगर वो औरत इंसान नहीं होती। पर इस बात के मुतालिक हमज़ा को खबर नहीं थी। अपने काम से फारिग होकर हमज़ा शाम के वक्त अपनी कॉफ़ी लिए बैल्कनी में बाहर के नज़ारे कर रहा था। नीचे लोग अपने अपने कामकाज से घरों को पैदल जा रहे थे, मगर उन्हीं लोगों में से एक औरत हमज़ा को दिखाई दे रही थी जो बाकी सबसे अलग थी।
और उसका वजूद भी बाकी लोगों की निस्बत नुमाया था। काला लिबास, चेहरा उसका रेशमी नकाब से ढका हुआ और वो एक बेबी कॉट को लिए चल रही थी। हमजा की नज़र उस औरत से हट नहीं रही थी। कुछ था जो उस औरत से नज़र हटाना हमजा के लिए मुश्किल हो रहा था। हमजा को अगली सुबह काम पर जाना था तो वो बैल्कनी से उठा और कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उठकर काम के लिए रवाना हुआ, जहां दौरान काम वर्कर्स के दरमियान कुछ गुफ्तगू चल रही थी जो हमजा के कानों तक पहुंची। वो गुफ्तगू काले लिबास वाली औरत के मुतालिक हो रही थी और ये कि कैसे एक शख्स के साथ उसका आमना सामना हुआ और वो शख्स अपने होश खो बैठा। हमजा को बेहद ताजुब हुआ और जब उस औरत का हुलिया हमजा ने उन वर्कर्स को बताया तो वो वर्कर्स हैरान हो गए कि आखिर इनको कैसे मालूम है, जबकि ये तो आए भी अभी हैं। खैर, हमजा ने उन वर्कर्स की बात को तरजीह नहीं दी और मजाक बनाकर बात टाल दी। शाम हुई। वापसी पर हमजा दोबारा अपनी बैल्कनी में कॉफ़ी का कप लिए बैठा हुआ था। काफ़ी देर बाद हमजा को दोबारा वो औरत दिखाई दी। हमजा ने सोचा क्यों न इस बार इसके पास जाकर मुलाकात की जाए। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में खड़ी थी। जब हमजा उतर कर नीचे गया तो वहां उसे कोई भी ना मिला। हमजा को अजीब महसूस हुआ, मगर खैर वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। रात को सोने के बाद किसी पहर हमजा की आंख खोली। उसने वक्त देखा तो तकरीबन आधी रात थी। हमजा ने करवट बदली और उसकी नज़र उसके कमरे की बैल्कनी में पड़ी तो हमजा बिल्कुल सकत रह गया। बैल्कनी में जहां हमजा बैठकर कॉफ़ी पिया करता था, ठीक उसी जगह हमजा को वो औरत बैठी दिखाई दी। हमजा के नज़दीक अभी यह मामला सिर्फ इंसानी शरारत या चोरी के अलावा और कुछ नहीं था। हमजा आहिस्ता से कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और पुलिस को कॉल मिला दी। जब पुलिस पहुंची और हमजा ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बैल्कनी खाली थी। उस अपार्टमेंट की मुकम्मल तलाशी ली गई, मगर वो बिल्कुल खाली था। ताज्जुब इस बात का था कि ऐसे लिबास में औरत कहीं नीचे फलांग भी नहीं सकती और ना ही आसपास जा सकती है, क्योंकि बाकी खिड़कियां और दरवाजे तो बंद थे। लिहाजा ये मामला अब हमजा को बेचैन करने लगा। इस वाक़े के बाद एक दो मरतबा और हमजा के साथ घर में पुरअसरार वाक़यात पेश आए। आखिरी मरतबा जब हमजा रात को दांत साफ करके वॉशरूम से बाहर आया तो ड्रेसिंग टेबल के शीशे से उसे उस औरत का वजूद लाउंज में एक कॉर्नर में खड़ा दिखाई दिया। चुनाचे हमजा ने वो अपार्टमेंट ही नहीं बल्कि टाउन ही छोड़ दिया। एक गांव में वाक़या एक घर था जो कि इस कदर पुरअसरार था कि लोग रात को तो सोचना भी दूर, दिन में उसके नज़दीक से भटकना भी गवारा नहीं करते थे। तो कुछ अरसे बाद वहाँ पर कुछ लोग रेंट पे रहने के लिए आए थे और उनके साथ क्या कुछ वाक़यात पेश आए, आइए सुनते हैं। ये कहानी एक गांव में वाक़या घर की है। वो घर बंद रहता था, मगर उसकी एक अलग ही कैफियत थी कि उसमें जाना तो दूर, उसके नज़दीक से गुजरना भी वहाँ के आस पड़ोस मुनासिब नहीं समझते थे। अगर कोई उसके करीब से गुजर जाता तो उसकी रात सुकून से नहीं गुजरती थी। जिस शख्स का वो घर था उसी के करीब रिश्तेदार वहाँ कुछ अरसा किराए पर रहने के लिए शिफ्ट हुए थे। जब ये खबर गांव में फैली तो पूरे गांव में एक हलचल सी मच गई कि उस घर में रहने के लिए लोग आ गए हैं। कोई है जो उनको बताए और इसके मुतालिक आगाह करे, मगर किसी में जाने की हिम्मत न थी। सब ताक में बैठे थे कि अब इनके साथ क्या होगा, पहली रात कैसी गुजरेगी। रात हुई। अपने अपने बिस्तरों पर रजाई और कंबल ओढ़े मध्यम सी रोशनी में सभी घरों में एक ही बात के मुतालिक गुफ्तगू चल रही थी कि ना जाने अब क्या होगा, क्या हो रहा होगा और सुबह क्या खबर मिलेगी। दूसरी जानिब उस घर में इस वक्त सब गहरी नींद सो रहे थे। एक कमरे में 3 बच्चे जिनके साथ दादी सो रही थी
और दूसरे कमरे में बच्चों के वालिदैन सो रहे थे। सर्दियों की रात थी और सब खामोश था, मगर इसी खामोशी में कुछ था जो उन पे नजर रखे था। पर इस बात से वो सब घर वाले बेखबर सो रहे थे। सुबह हुई तो उन घर वालों की मुलाकात गांव वालों से हुई, जिस पर सभी गांव वाले बेहद हैरान थे। ये सुनकर के रात तो उनकी बहुत सुकून से गुजरी। उन घर वालों को बेहद समझाया कि इस घर से चले जाओ, ये आसेबी है, नुकसान पहुंचाएगा, मगर इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया गया। चुनाचे कुछ दिन तो ठीक गुजरे, कोई हलचल या किसी किस्म की पुरस्कारियत महसूस नहीं हुई, मगर फिर घर से चीज़ें गायब होना शुरू हो गई। जो चीज़ जिस जगह पर रखते थे वो वहाँ के बजाय कहीं और से मिलती, और ऐसी जगह से जहाँ उन चीज़ों का पहुँचना नामुमकिन था। शाम के वक्त घर में छोटी छोटी रोशनियाँ एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती दिखाई देती, और रात के वक्त कमरों में साए के अक्स घूमते दिखाई देते। इस सब के बावजूद उन घर वालों ने इन वाक़यात को हर मुमकिन नज़रअंदाज करना चाहा, मगर जूं दिन गुजरते जा रहे थे, वाक़यात में कमी की जगह उनमें मज़ीद इजाफा हो रहा था। एक रात जब सब सो रहे थे, घर से किसी औरत की कभी हंसने की आवाज़ सुनाई देती तो कभी रोने की, मगर उनके अलावा घर में और कोई भी ना दिखाई देता। सुबह के वक्त किचन में खाने पीने की अशिया ज़मीन पर गिरी दिखाई देती, और बर्तन जैसी अशिया जैसे कि चमचे और कांटे ऐसी हालत में मिलते कि जिनमें वो इस्तेमाल के काबिल न रहते। इन बढ़ते हुए वाक़यात की बुनियाद पर आखिर उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि इससे पहले कि कोई जानी नुकसान पहुँचे, इस घर को इसकी पहली हालत में छोड़ देना ही बेहतर है। लिहाजा कुछ दिनों बाद वो मकान दोबारा खाली कर दिया गया। मरियम शहज़ादी इनका नाम है। 2017 तक शदीद स्लीप पैरालिसिस की ये शिकार रही हैं। उसके बाद ग्रेजुअली ये डिक्रीज़ होता रहा है, मगर अभी भी वो कहती हैं कि महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता है। तो इनका मानना है कि जो स्लीप पैरालिसिस जब हो रहा होता है उसमें कुछ हद तक पैरानॉर्मल एस्पेक्ट होता है। इनका क्या कहना है उसके मुताल्लिक आइए सुनते हैं। 2017 तक मुझे शदीद स्लीप पैरालिसिस हुआ करता था, मगर उसके बाद से काफ़ी हद तक कम होता गया, पर ख़त्म नहीं हुआ। अब तो सूरत हाल ऐसी है कि महीने में 1-2 दफ़ा लाजमी स्लीप पैरालिसिस का अटैक होता है मुझे। दौरान स्लीप पैरालिसिस मैं क्या क्या देख चुकी हूँ, उनमें से एक वाक़या मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक मर्तबा रात को मेरी आंख खुली और मुझे स्लीप पैरालिसिस का अटैक हुआ। मेरा जिस्म बिल्कुल हरकत नहीं कर पा रहा था। मैं देखती हूँ कि फजर का वक्त आन पहुँचा है और मेरी खिड़की से जो रोशनी दिखाई दे रही थी वो अंधेरे में बदलने लगी, और मुझे मेरे बेड के पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे कोई नीचे दबा रहा हो, और इसी के साथ मुझे पीछे से लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी, और मैं बेहद खौफ के आलम में चली गई क्योंकि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। इसी के साथ यकदम कुछ गिरने की आवाज़ आई और वो सब कैफियत ख़त्म हो गई। जब मैंने उठकर देखा तो मुझे दुआ का फ्रेम नीचे गिरा हुआ मिला, जो कि दीवार पर लगा हुआ था। सवाल मेरा यह है कि अगर स्लीप पैरालिसिस था तो वो मुझ तक रहता, मगर यूं कमरे में फ्रेम का गिरना, आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा मानना है कि स्लीप पैरालिसिस तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मगर कहीं ना कहीं इसमें पैरानॉर्मल एस्पेक्ट भी हो सकता है। इस दुनिया में सिर्फ हॉन्टेड हाउसेज ही नहीं है, बल्कि हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स भी हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि जिन्हें उर्दू में मनहूस करार दिया गया कि अगर वो आपके घर में एग्जिस्ट करते भी हैं तो उनकी वजह से आपके घर में बुरे असरात पैदा हो सकते हैं। और सिर्फ हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स ही नहीं, बल्कि उसके अलावा
हॉन्टेड बुक्स भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो लिखा गया होता है उन पर अमल करने से बहुत सारे मामलात उलट पुलट हो सकते हैं। खैर, एक लड़के की कहानी है, कम उम्र था तो उसके दादा बेसिकली पीर थे। उसे किताब मिली जो कि सख्ती से उसको खोलना भी मना किया गया था। उस किताब की वजह से उसके साथ क्या कुछ वाक़यात पेश आए, आइए सुनते हैं। इस दुनिया में ऐसी कई किताबें हैं कि जिनको हाथ लगाना भी मुनासिब नहीं इंसान के लिए। ज़्यादातर बुरे अमाल करने वाले ऐसी किताबों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें जादूगर जैसे अफराद गिने जाते हैं। ये किस्सा ऐसी ही एक किताब का है जो कि एक लड़के के पास कहीं से पहुंची और फिर उसकी ज़िंदगी एक खौफनाक ख्वाब में बदल गई। आहद उस लड़के का नाम था और आहद के दादा एक पीर थे। उनके बेशुमार मुरीद थे, मगर कुछ मुरीद थे जो गैर अखलाकी काम में मुलव्विस थे। उन्हीं मुरीदों में से एक के पास किताब थी जो तरह तरह के तरीक़ों पर अमल दरामद होकर अपना काम करवाने को उकसाती थी। ऐसे ही एक मर्तबा आहद को उस किताब के मुतालिक पता चला और उसके दादा ने सख्ती से मना किया कि इस किताब को कोई हाथ भी मत लगाए। आहद कम उम्र था, लिहाजा इस बात का ध्यान नहीं रखते हुए उस किताब को खोलकर पढ़ने लगा। उसमें जो ज़ुबान थी वो आहद की समझ से बाहर थी, मगर उस किताब में एक नुक्सा था जो आहद को मिला और उसमें जो लफ्ज़ थे वो अरबी में तहरीर थे। आहद ने कैसे तैसे करके उस नुक्से को पढ़ा तो किताब से यकदम हवा का भपका आहद के मुंह पर पड़ा और किताब नीचे गिर गई। आहद घबरा कर खुद भी नीचे गिर गया और देखा तो किताब नीचे कहीं भी मौजूद नहीं थी। पूरे कमरे की तलाशी ली मगर कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आहद ने इस बात को छुपा कर रखा और खामोश रहा। एक दो दिन गुजरे, मगर उसके बाद रात के टाइम उसे महसूस होता जैसे उसके बिस्तर पर किसी के बैठने की वजह से वज़न डला हो। आहद ने एक नज़र देखा तो कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद उसके कमरे में कदम चलने की आवाज़ आई। आहद ने आधी खुली आंख से देखा तो कोई आदमी अपने पाँव घसीटते हुए उसके कमरे में टहल रहा था और उस आदमी का हुलिया कुछ ऐसा था कि जो समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मुंह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। उसकी वजह से कमरे में बहुत गलीज़ बदबू भी आ रही थी। आहद ये देखते ही देखते न जाने कब बेहोश हुआ और सुबह उसकी आँख खुली। कई दिन तक ऐसे वाक़यात पेश आते रहे। कभी आदमी दिखाई देते तो कभी उल्टी टांगों वाली औरतें दिखाई देती कि जिनका हुलिया बताना मुनासिब नहीं। आहद ने सोचा कि यूं मेरा घबराना सही नहीं, वरना ना जाने सारी उम्र ऐसे ही मामला चलते रहेंगे। आहद ने बावजू रहना शुरू कर दिया तो मामलात मुकम्मल तो नहीं पर कुछ हद तक कम हुए, क्योंकि आहद वज़ू में रहता था तो नमाज की पाबंदी भी करने लगा और उसके बाद कुरान को भी तरजीह दी, जिसके तर्जुमे से आहद को बहुत हौसला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मज़ीद उसकी वजह से आहद का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। दोबारा जब भी कोई गैर बरी मखलूक आहद को दिखाई देती तो उसका ईमान इतना मजबूत हो चुका था कि वक्त के साथ साथ ये सिलसिला ख़त्म होता गया। फिर एक दिन काफ़ी अरसे बाद आहद ने यह बात अपने दादा को बताई, जिस पर उन्होंने शदीद गुस्से का इजहार किया और क्योंकि वह जानते थे कि ऐसा करने से क्या कुछ हो सकता है तो उन्होंने आहद से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हें कोई अजीब चीज़ें तो नहीं दिखाई देती। जिस पर आहद ने तमाम बात अपने दादाजी को बताई और उसके दादाजी परेशान हो गए कि इसको अब ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। आहद ने फिर अपने ईमान की ताकत के मुतालिक अपने दादा को बताया, जिस पर वो बेहद खुश और हैरान हुए कि आहद ने
अकेले ही इस सब से जान छुड़ा ली। साबित ये होता है कि अल्लाह ने सबको बनाया है और वही सबका मालिक है और उसके सिवा किसी और से नहीं डरना चाहिए, चाहे कैसी भी सूरत हाल हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब, टैप द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग।